Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो आज बेसिकली मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूं मीन पे बेस्ड या एवरेज पे बेस्ड कुछ 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि कायदे से इस प्रॉब्लम को आपको थरोली अंडरस्टैंड करना है या फिर लॉजिकली अगर क्या करना है अंडरस्टैंड करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होगा। इससे जस्ट पहले मैंने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए रिगार्डिंग द मीन एज वेल एज एवरेज एक वीडियो रिलीज किया है, तो आप वहां से यहां आए, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आज मैं कुछ 5 प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं मीन पे। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम बोलता है अरिथमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n ऑफ, ये स्मॉल n है। तो इसका मतलब आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कहां से कहां है, 1 से n तक है। तो यार एक चीज ध्यान देना, नेचुरल नंबर वो हर एक नंबर के सेट्स जो नेचुरल काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। बाय द वे आप मार्केट में केले खरीदने जाओगे, केले को काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4। केले को ऐसा तो काउंट नहीं करोगे 0 1 2 3 4 या फिर एक के बाद 1.5। तो बेसिकली जो भी क्या होता है नंबर सिस्टम एक नेचुरल काउंटिंग के लिए यूज होता है, वो पूरे के पूरे नंबर्स का सेट को मैं क्या बोलता हूं, नेचुरल नंबर बोलता हूं। सो बेसिकली द नेचुरल नंबर विल बी 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब फर्स्ट नंबर 1 होगा, सेकंड नंबर 2 होगा, थर्ड नंबर 3 होगा, तो nth नंबर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल n होगा। ठीक, आपको क्या करना है, यहां एक क्लियर आइडिया दिया हुआ है, आपको मीन निकालना है। मीन के लिए मैंने पहले से सिंबल लिखा हुआ है, इट्स एक्स बार और म्यू ऑफ एक्स। कैसे निकलता है, आपके पास जितने नंबर ऑफ क्या है डेटा सेट्स हैं आप उनको ऐड करते हो और टोटल जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट है उनको क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो। तो ध्यान देना 1 2 3 4 डैश डैश टिल n, ये क्या है, एक डेटा सेट ही तो है। किस टाइप का डेटा सेट है, यहां ध्यान देना क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या है, एक अनग्रुप डेटा सेट है। तो डेफिनेटली इसका मीन निकालना मैंने जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा है। सो इट्स गोना बी x बार इज इक्वल्स टू ऑफ x1 x2 टिल द nth ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी 1 2 3 डैश डैश टिल n डिवाइडेड बाय ऑफ n। यार एक चीज ध्यान देना, स्टार्टिंग n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आपको नोन होना चाहिए, क्योंकि कई जगह यूजफुल होता है। तो अगर मैं फॉर्मूला रिकॉल करूं, समेशन ऑफ स्मॉल n इज इक्वल्स टू ऑफ, इट यूज्ड टू बी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कल के दिन ये प्रॉब्लम अभी तक तो किसका है, 1 2 3 का है। कल के दिन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर का भी हो सकता था। उसके लिए मुझे स्टार्टिंग व्हाट n नंबर्स के स्क्वायर का सम भी नोन होना चाहिए, दैट यूज्ड टू बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड इवन फॉर द n क्यूब इट यूज्ड टू बी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये आपको बाय हार्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां जाके कैलकुलेट करेंगे, सो डेफिनेटली वेस्ट भी होगा आपका टाइम और कहीं ना कहीं आप मिसलीड भी करोगे। और या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग nth टर्म का क्या कर सकते हो, एपी के थ्रू सम भी निकाल सकते हो, दैट यूज्ड टू बी n by 2 विद इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां की फर्स्ट टर्म है a जो है वो 1 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। आप वहां से भी निकालेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। तो यहां अगर मैं इस रिजल्ट को फीड करूंगा, सो हियर इट्स गोना बी दिस डेटा हैज टू कम ओवर हियर, इट्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 divided by of n, so the n will get multiplied, this goes off, and the result which comes in our hand is gonna be n1 by of 2. So the answer is gonna be n1 by of 2. तो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन है किसका प्रॉब्लम, ये अनग्रुप डेटा का, और निकालना क्या है, यहाँ पर मीन निकालना है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन की। देखो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है क्या, if 10 is increased in each and every item of the data, then am मैं बेसिकली रेफर कर रहा हूं अरिथमेटिक मीन को, increased by 10 no effect, decreased by 10 cannot say। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पुराने वीडियो को देख के आए हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वहां मैंने ये देखा है कि अगर इंडिविजुअल डेटाज के साथ अगर बाय द वे एक कांस्टेंट इनवेरिएबल वैल्यू को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल मीन जो है वो जो वैल्यू जिससे इंडिविजुअल डेटा ऐड हुआ है से रेज कर जाता है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा, मैं रिकॉल कर देता हूं, अगर x1 x2 टिल nth डेटा xn का अगर मीन जो है वो x प्राइम है, तब अगर आपने इंडिविजुअल डेटा को अगर रेज किया है बाय द वे कांस्टेंट a से
ए से, तो आपका जो नया मीन होगा वो पुराने मीन से कितना ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। और इस केस में गिवन प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है इफ इंडिविजुअल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 10, इसका मतलब आप इंडिविजुअल डेटा को कितने से रेज कर रहे हो, 10 से रेज कर रहे हो। अगर 10 से रेज कर रहे हो तो आपका जो प्रीवियस मीन है वो किससे रेज हो जाएगा, 10 से रेज हो जाएगा। तो यही पूछा गया है। तो आपके क्या आउटकम में, फाइनल आउटकम ऑफ द मीन में क्या डिफरेंस आएगा, तो ये रेज कर जाएगा किससे, 10 से। इज इट पार्ट क्लियर? तो आपने जो पहले पढ़ा था उसका एक सीधा सीधा क्या है, एक प्रॉब्लम है, ये प्रीवियस ईयर गेट का भी प्रॉब्लम रहा है। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए अब इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम है क्या, इसको भी मैंने क्या किया, थ्योरेटिकली प्रॉब्लम में अप्रोच करने की कोशिश की थी, बट ठीक है इसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे प्रॉब्लम है क्या। मीन वेट ऑफ अ क्लास ए, एक क्लास ए है जिसकी मीन वेट जो है 25 स्टूडेंट की कितनी है, 78.4 kg। एंड सिमिलरली दैट ऑफ, इसका मतलब मीन जो है क्लास बी की वो कितनी है, 96, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 69। ठीक, आगे लिखा हुआ है इफ क्लास इज मर्ज्ड देन फाइंड द न्यू मीन वेट। इसका मतलब पहली क्लास का अगर स्ट्रेंथ मैंने मान लिया है n1 जो कितने की है, 25 स्टूडेंट की है, और इसका मीन जो है उसको मैंने मान लिया है x1 बार जो मैंने क्या लिया है, 78.4 ऑब्वियसली इन केजीज। दूसरा जो सेट ऑफ डेटा है वो है n2, वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 69, और वहां जो एवरेज इनका वेट है इसको मैंने मार्क किया है x2 प्राइम विच इज इक्वल्स टू 96। अब आपसे ये पूछा जा रहा है जब आप इस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को मिक्स कर दो, इसका मतलब अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 25 प्लस 69, तब आपका नया एवरेज क्या होगा। तो यार नया एवरेज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा, मैं इसको बोलूंगा x बार। सबसे पहले आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, सबको अगर आपने मिक्सड अप कर दिया है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास बच कितने गए, क्लियर रखना, n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है। और ऊपर में जो आएगा आप क्या ले रहे हो, एवरेज वेट ले रहे हो, तो ऊपर में टोटल क्या आएगा, वेट आएगा, और नीचे आएगा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल वेट कैसे आएगा, सीधी सी बात है यार। देखो एक चीज ध्यान देना, 25 बच्चों का जो एवरेज वेट था या फिर पर जो स्टूडेंट का वेट था वो ऑन एवरेज कितना था, 78.4 था। तो डेफिनेटली n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल जो वेट होगा वो कितना होगा, n1 इंटू x1 प्राइम प्लस सिमिलरली अगर बाय द वे दूसरे ग्रुप में n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट में इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो क्या था, एवरेज वेट था वो 96 था, तो टोटल वेट जो है किसकी, सेकंड क्लास की, क्लास बी की, वो कितनी होने जा रही है, n2 इंटू एक्स प्राइम। और ये फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ा भी हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल डेटाज फीड करने हैं। n1 जो है इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 25 है, विच विल गेट मल्टीप्लाइड विद 78.4, n2 इज गोना बी 69, and similarly x2 prime or bar is gonna be 96 divided by of n1 plus n2, that's gonna be 25 plus of 69। तब मुझे पता चलेगा जो नया एवरेज वेट आया है आफ्टर मिक्सिंग अप इज गोना बी 91.31। यहां बच्चा बेसिक मिस्टेक क्या करता है मैं क्लियर बता दूं, वो क्या करेगा, जो आपका पहला एवरेज वेट है 78.4 और दूसरा एवरेज वेट है कितना, 96, उसका उठा के एवरेज ले लेगा। यूजुअली जो बच्चा मिस्टेक करता है वो बोला कि सर एक मीन दिया हुआ है, दूसरा मीन दिया हुआ है, उन सब का क्या करूंगा मैं, एवरेज ले लूंगा। वो कैसा कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा 78.4 प्लस 96 divided by of 2 which is totally wrong, you don't have to do that। आपको क्या करना होगा, अभी भी तरीका ये होगा भाई, अगर आपको मीन वेट ही निकालना है तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, पहली क्लास का वेट प्लस दूसरी क्लास का वेट। अब ये क्या हो चुका है आपका कंबाइंड वेट डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ n1 प्लस ऑफ n2 एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 91.31। ये प्रॉब्लम अभी वेट का है, कल के लिए हाइट का हो सकता है, या कल के दिन किसी भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हो सकता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। ये फॉर्मूला मैंने वैसे आपको क्लास में बताया हुआ है पहले वीडियो में, ठीक है। चलो इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है आपका, लेट्स टेक द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट। देखो प्रॉब्लम में क्या है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास, कितने स्टूडेंट की क्लास है, 10 स्टूडेंट की, वाज इवेल्युएटेड एज 20। इसका मतलब
आपका जो क्या है साइज ऑफ द क्लास है वो कितना है 10 है, और आपने इसका जो एवरेज लिया है वो कितना लिया है मार्क्स का 20। एवरेज मार्क्स का 20 मतलब कि ऑन एवरेज एक स्टूडेंट कितना मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है, 20 मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है। आगे देखना, आफ्टर रीचेकिंग, बाय द वे आपने क्या किया, बच्चों ने वापस जब मार्क्स आ गए तो उसके बाद उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया ऑफ पेपर 10 मार्क्स इंक्रीज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब जब बाकी अगर आपके 10 के 10 स्टूडेंट ने, अगर बाय द वे मैंने एक आइडिया लिया किसके लिए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, तो 10 में से ध्यान देंगे केवल एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स बढ़े हैं, 10 मार्क्स बढ़े हैं, बाकी रेस्ट नो चेंज, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स में कोई चेंज नहीं आया। तो अब आप नए एवरेज की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपके पास ये दो डेटा है n इज इक्वल्स टू ऑफ 10 और x प्राइम इज इक्वल्स टू 20, तो यहां से आप एक चीज तो जरूर बता सकते हो कि प्रीवियस पूरे के पूरे क्लास का टोटल मार्क्स कितना था प्रीवियसली, जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं किए थे। भाई ऑन एवरेज एक बच्चे का एवरेज मार्क्स अगर 20 है तो 10 बच्चे का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा, टोटल मार्क्स वो डिफाइन करेगा 200। तो टोटल मार्क्स जो था पहले के केस में बिफोर व्हाट रीचेकिंग, टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास जो था वो कितना था 200। अब इसमें से क्या हुआ है, 10 में से किसी एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स बढ़ गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो कायदे से आपका जो क्या है टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास 200 से इंक्रीज करके कहां पहुंच गया है, 210 पहुंच गया है। अगर दो स्टूडेंट के बढ़ते तो एक का 10 और दूसरे का 10 क्या होता, 220 होता। बट एनीवेज केवल एक का इंप्रूवमेंट हुआ है मार्क्स। तो अब टोटल मार्क्स आपके हाथ में कितने आ गए, 210। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नया एवरेज वैल्यू क्या है। भाई एवरेज निकलता कैसे है, x प्राइम इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास, पहले 200 था डिवाइडेड बाय ऑफ 10, एवरेज आया था 20। अब आपके टोटल मार्क्स हो गए हैं कितने, 210। नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी कितने हैं, 10। तो अब आपका जो नया क्या है मीन वैल्यू, या फिर मैं बोलूं एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास, तो वो आपके सामने आया है 21। That is what the outcome is. Is that part clear? तो कई बार बच्चा इसको बहुत अलग तरीके से सॉल्व करता है, वो पूरे के पूरे आंसर में 10 को घटा दिया। भाई कभी भी एवरेज निकालना है तो यार क्लास के एवरेज मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा। 10 और 20 को मल्टीप्लाई किए, पता चला पहले केस में टोटल मार्क्स सब 10 स्टूडेंट ने मिलकर 200 लाया था। आफ्टर रीचेकिंग 210 हुआ, स्टूडेंट अभी भी 10 हैं। तो जो नया आपका क्या आया है, एवरेज आया है, वो कितना है 21। इसका मतलब आपके एवरेज में एक का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। सिमिलरली इसी सीक्वेंस पे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम है क्या, तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है इसको मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है, थोड़ा समझ के देखेंगे इसको। देखो बाइफरकेशन क्या है, अ बाइक ड्राइवर इट्स अ ड्राइवर ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू सी वाया बी। इसका मतलब एक बाइक ड्राइवर ए से सी ट्रेवल करता है वाया बी एज गिवन। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। इसका मतलब इसका एवरेज स्पीड निकालना है कितने स्पैन में, ए से सी। यार एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि भाई इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने देर में, या फिर मैं बोलूं द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जैसे कि बाय द वे मैंने आपका एग्जांपल लिया, आपको घर से छुट्टी मिली कि भाई तू एक काम कर, जा कहीं से क्या करके ला, सब्जी लेके ला। लेकिन आप सब्जी लेने के बजाय आप गुपचुप खा रहे हो, उसके बाद सब्जी लिए और घर आ रहे हो। और अगर आपके घर वाले ने आपकी एवरेज स्पीड नापने की कोशिश की तो वो ये नहीं देखेगा कि आप गुपचुप खा रहे थे कि सब्जी लेने जा रहे थे, वो खाली ये देखेगा आप टोटल कितना गाड़ी चलाए हो, आपके माइलोमीटर से ही देख सकते हैं कितना देर आप बाहर रहे थे। उससे आपकी गाड़ी की क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोलूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो x प्राइम बोलूं या फिर मैं बोल लूं जो भी बोल लो, प्राइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल टाइम टेकन। ऑब्वियसली मैं किसके बीच की कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ए से सी के बीच के कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो ए से सी के बीच में तो देख के समझ में आ रहा है डिस्टेंस कितना है भाई मेरे, 40 और 20 60 ही तो है। 40 और 20 क्या है, 60 है। टाइम कितना लगा है, यहां और यहां दोनों टाइम को अगर आप ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली आपको टोटल वर्थ ऑफ टाइम मिल जाएगा जब एक बाइक ड्राइवर ए से सी तक ड्राइव करके पहुंचता है। यार सबसे सही तरीका क्या होगा, यूनिट प्लेइंग। जो मैं कंसेप्ट यूज करता हूं वो क्या है, यूनिट प्लेइंग। ध्यान देना, मेरे को क्या चाहिए, यहां पर T1 चाहिए और यहां T2 चाहिए। T1 कहां से आएगा, द पीरियड विच हैज बीन यूज्ड बाय द ड्राइवर फॉर व्हाट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी यूजिंग द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर।
per hour, and similarly it's nothing but the time taken by the driver from reaching B to C using the speed of 40 km per hour. तो यार ये टाइम निकालोगे कैसे? यार एक चीज ध्यान देना, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपस में ऐसा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करो जिससे कि आपका जो यूनिट हो वो क्या हो, टाइम का यूनिट हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहां क्या डिसाइड करना जा रहे हैं, टाइम टेकन। तो यार एक्चुअली में होने क्या जा रहा है, ध्यान देना, 60 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, इसको आपस में आप कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि आपका यूनिट जो आवर्स में है, और वो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होगा टाइम टेकन बिटवीन द ड्राइवर टू रीच ए टू बी। कैसे करोगे? छोटा सा एग्जांपल है, इसको कुछ मत करो, 40 ये क्या है, किलोमीटर, डिवाइडेड बाय ऑफ 60। इससे बेनिफिट क्या हुआ है, ध्यान देना, 40 की यूनिट क्या है, किलोमीटर, और इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, ऊपर क्या आ गया, आर। इसका सीधा सा मतलब है, आपको कोई फॉर्मूला याद करके जाने की जरूरत नहीं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट कहीं ना कहीं अपने रिक्वायरमेंट को एडजस्ट खुद कर लेगा। इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय ड्राइवर फॉर ट्रेवलिंग ए टू बी, which is nothing but the 40 kilometer with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली नेक्स्ट ऐसे ही होने जा रहा है, यहां क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय ऑफ 40, और यहां से आप निकाल पाएंगे एवरेज स्पीड। ऊपर का जो क्या है यूनिट है वो कहीं ना कहीं किलोमीटर में है, और नीचे का जो यूनिट है वो किस में है, आवर्स में है। चलो निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, देखो 60 होगा। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, चलो एनीवेज इसकी पूरी कैलकुलेशंस को अपन क्या कर सकते हैं, यहां इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, ठीक है, तो ये होगा 40 + 20 डिवाइड बाय 40 + 60 + 20 डिवाइड बाय 40। देखो क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको कैंसिल कर लो, ये सब कैंसिल हो गया। आप एक काम करो, इनका ऊपर का एडिशन कर लो, इज गोना बी 60, नीचे का एलसीएम ले लो। तो ध्यान देना, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। कंफ्यूज मत होना, बच्चा मल्टीप्लाई कर लेता है, 24 लिख लेता है, क्या होगा, 12 होगा। ये कितना होने जा रहा है, 12। 6 2 जा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, 4 से, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 3 जा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, ये क्या हो जाएगा, 6। तो वैल्यू जो आ रही है 12 जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा 720 डिवाइडेड बाय 14। यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो हियर द वैल्यू इज गोना बी 720 डिवाइडेड बाय 14, ये आ रहा है कुछ 51.42। जो आपकी एवरेज स्पीड आ रही है वो आ रही है 51.42 kmph या किलोमीटर पर आवर। बड़ा आसान प्रॉब्लम था, लेकिन बच्चा इसमें जनरली स्टक करता है। उसको एवरेज स्पीड बोलेंगे तो वो फिर से क्या करेगा, 60 और 40 को ऐड करेगा, डिवाइड बाय 2 निकाल लेगा। नहीं मेरे भाई, 60 की स्पीड से वो ज्यादा स्पैन कवर किया है, 40 की स्पीड से वो कम स्पैन कवर किया है। दिमाग मत लगाओ मेरे हिसाब से। Get the total distance divided by the total time taken irrespective of its length, whether it's A to B or B to C. You just have to concentrate over the A till C. चलो इसी सीक्वेंस में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। यहां भी होगा x प्राइम और यहां भी निकालना है, सेम सीक्वेंस है। अब यहां आपको डिस्टेंस ना देके क्या दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, फिर से एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यार डिस्टेंस ट्रेवल तो दिख जाएगा कैसे, यार यहां 80 किलोमीटर पर आवर कितने देर चली है वो गाड़ी, 1 आवर चली है, तो कहीं ना कहीं ये स्पैन कितने की है, 80 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गाड़ी कितने देर चली है, 2 आवर चली है, तो कहीं ना कहीं कितने किलोमीटर चली है, 20 किलोमीटर चली है। या फिर मैं हमेशा बोल रहा हूं, यूनिट अंडरस्टैंडिंग विल बी द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन तो देख के समझ में आ रहा है, 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। ऑब्वियसली नास देखेंगे इन दोनों को मिला के एक्चुअली में आपको डिस्टेंस क्या करना है, इवेल्युएट करना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास जो रिजल्ट वो कितना होगा, केवल 80 होगा। या फिर दूसरे तरीके से बोलो, 1 आवर चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डेफिनेटली 80 किलोमीटर ही कवर करेगा। सिमिलरली यहां क्या होगा, 2 और 10 मल्टीप्लाई होंगे, आर कैंसिल होंगे, बचेगा केवल आपके पास कितना, 20। तो यहां से आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 33.33 kmph या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वैसे मैं ये बोल नहीं सकता कि टफ प्रॉब्लम है और गेट में एकदम से सीधे आने लायक प्रॉब्लम है, बट यस वंस इन अ वाइल एप्टीट्यूड में इस टाइप के प्रॉब्लम पूछ लिए गए हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं मान के चलता हूं कि मीन का पार्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेशन को कनेक्ट करूंगा आगे जाकर रैंडम वेरिएबल और क्या रैंडम प्रोसेस में, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आई थिंक मैं यहां ले सकता हूं। ध्यान देना, रैंडम वेरिएबल में बेसिकली होगा क्या, रैंडम वेरिएबल को बेसिकली मैं कनेक्ट कर सकता हूं किससे, ग्रुप डेटा से। रैंडम वेरिएबल में होता क्या है, ध्यान देना, इवेंट्स होंगे। बाय द वे आपने क्या किया, एक डाई को रोल किया है। डाई को रोल करने के बाद आपने एक चीज ध्यान देना,
डाई को रोल करने के बाद आपने उसके डाई को रोल करने के बाद उसके इवेंट्स को किसी रियल नंबर से कनेक्ट कर दिया। आगे जाके देखेंगे क्यों। हो सकता है कल के दिन पैसे से कनेक्ट कर लिया हो, पता चल रहा है डाई को रोल करके आप जुआ खेलने बैठ गए हो। ठीक, तो डाई को कनेक्ट करके आपने, बाय द वे 1 आया तो आपने उसको +20 से कनेक्ट कर दिया, आप 20 रुपए जीतने जा रहे हो। 2 आया तो 30 रुपए हारने जा रहे हो। 3 आया तो 40 रुपए हारने जा रहे हो। 4 आया तो पता चल रहा है 100 रुपए जीतने जा रहे हो। 5 आया तो पता चल रहा है 20 रुपए जीतने जा रहे हो। और बाय द वे 6 आया तो पता चल रहा है 60 रुपए हारने जा रहे हो। ये आपकी क्या है, केस स्टडी है। 1 2 3 4 5 6। और मुझे ये जरूर पता है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, उसको मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ सर्टेन रैंडम वेरिएबल। आगे देखेंगे कितना है भैया, +20 रुपीज आने की प्रोबेबिलिटी वो उसी के बराबर होगी जो डाई के रोल करने के बाद 1 के आने की प्रोबेबिलिटी। यार एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्लोज डेटा जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जहां ये क्या है, क्लास है, क्लास ही तो है, और ये इसके रिपीटेशन है। यार अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। इसका मतलब अगर आपने 6 बार ट्राई किया है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि एक बार आप 20 रुपए जीतोगे, एक बार आप 30 रुपए हारोगे, एक बार आप 40 रुपए हारोगे, एक बार आप 100 रुपए जीतोगे। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को मैं कनेक्ट कर सकता हूं किससे, रिपीटेशन से, या फिर किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो यार आज के बाद से अगर ये बाय द वे एक क्लोज ग्रुप डेटा का अगर क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, तो डेफिनेटली इसमें मैं कुछ टूल्स तो यूज कर सकता हूं। बाय द वे एक टूल यूज कर सकता हूं सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन के लिए, जिसको मैं क्या बोलता हूं, मीन, और जिसको मैं बोल सकता हूं इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा भाई, सीधा सा फॉर्मूला था, क्या था एक्सपेक्टेशन, समेशन ऑफ xi, लिख लो चलो, इनटू fxi की जगह में क्या हो जाएगा, pxi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ pxi। यार एक चीज ध्यान देना, जितने भी आपके क्या हैं रैंडम वेरिएबल्स, उनके अगर आप प्रोबेबिलिटीज के सम को ऐड करोगे तो वैल्यू तो 1 आ जाएगी। वैल्यू क्या है, i इज इक्वल्स टू ऑफ 1। कितने हैं आपके पास सेट्स, 1 2 3 4 5 6। आप यहां से रिजल्ट निकाल सकते हो, और ये जो वैल्यू का रिजल्ट आएगा ना, ये बहुत मजेदार चीज है। निकालो रिजल्ट, 21/6 से मल्टीप्लाई होगा। चलो तो यहां से रिजल्ट जो आएगा डिवाइड बाय 6 आएगा, ऊपर में होगा 20 -30 -10 -10 -40 -50 -50 +100 +50 +70, और ये होगा 10। जब आप ये वैल्यू निकालोगे ये आया प्लस 10/6। 10/6 का क्या मतलब समझ में आया, 10/6 ये आ रही है आपके वैल्यू 1.66। क्या मतलब समझ में आया, ये एवरेज निकाले हो। एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन, मीन का मतलब एवरेज। क्या निकाले हो, एवरेज। किसका एवरेज निकाले हो, एक्स का। व्हाट इज दैट, प्लस का मतलब कहीं ना कहीं आप अर्न कर रहे हो ऑन एवरेज 1.66 रुपीज इन पर मैच। तो इसका मतलब अगर आपने ये ऐसा किसी से अगर क्या लगाया है, दांव लगाया है, तब आप अगर गेम को लगातार खेलते जाएंगे फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रायल, तो आपको ये पता चलेगा ऑन एवरेज आप एक गेम में कितने रुपए जीत रहे थे, 1.66। द वर्ड इज ऑन एवरेज। एवरेज किसका निकाला आपने, क्लोज ग्रुप डेटा? नहीं भैया, क्लोज ग्रुप डेटा नहीं है ये, कहीं ना कहीं क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक रैंडम वेरिएबल बनाया है, या फिर नंबर्स मैंने क्या किए, कनेक्ट किए, और उस नंबर के रिपीटेशंस को या फिर उस नंबर के क्या फ्रीक्वेंसी को अब मैं कहां लेके जा चुका हूं, प्रोबेबिलिटी डोमेन पे लेके जा चुका हूं। और ये रिपीटेशंस चीज है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, 6 में से एक बार लगभग 20 होगा, एक बार -30 होगा, एक बार -40 होगा, तो आप इससे एवरेज निकाल लोगे तो एवरेज आपके हाथ में आया 1.66। इसका मतलब ये होता है ऑन एवरेज आप एक मैच में कितने रुपीस जीतने जा रहे हो, 1.66। इसका मतलब ये गेम आपका फेवर कर रहा है। आप इसमें से उठा के अगर इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल रहा है वैल्यू माइनस में चली गई। इसका कल का मतलब ये होता है कि आप एक गेम में ऑन एवरेज हार रहे हो, कितना वो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, था वो प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का जहां सब चीज क्या था, रैंडम था, अननोन था, या फिर मैं बोलूं स्टॉकिस्ट था, जिसके बारे में मेरा प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन यहां से आपने तब भी एक प्रोबेबिलिटी से एक प्रेडिक्शन कर लिया कि आप ऑन एवरेज एक मैच में कितने रुपए जीत रहे हो, 1.66। यही तो बवाला है। बट एनीवेज ज्यादा मैं डिटेल अभी एक्सपेक्टेशन का यहां नहीं करूंगा। वेट फॉर दी व्हाट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोसेस, वंस यू गो देयर will understand about this all concept. Is that part clear? So I understand कि मीन का पार्ट आपका मेरी तरफ से खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं डिस्कस करूंगा मीडियन, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोड, और वो खत्म हो जाने के बाद विल टॉक व्हाई दे आर कॉल्ड एज द सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाई द मीन, व्हाई द मीडियन, व्हाई द मोड, दे हैव बीन कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।